हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कल यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी हुआ। हर साल लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन कुछ चंद ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और जब बात करते हैं जेआरएफ की, तो पूरे देश में लगभग 10 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म भरा था और 7,35,000 लगभग समथिंग लोगों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। और उसमें से सिर्फ अ, आपके 5,000 के समथिंग लोग हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और उसमें से आज हमारे साथ में जो शख्सियत है, वानी श्री शेखावत, जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है होम साइंस सब्जेक्ट से। तो आज हम वानी से बात करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से उन्होंने तैयारी की, पेपर वन की क्या स्ट्रेटेजी थी और पेपर टू के लिए उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले तो वानी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड थैंक सक्सेस। थैंक यू। तो वानी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जेआरएफ क्वालिफाई करके कैसा फील हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका नेट क्वालिफाई हुआ था और इस बार आप जेआरएफ होल्डर हैं। तो कैसी फीलिंग आ रही है देश के टॉप 500 स्टूडेंट में शामिल होकर आपको? ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग है सर, बट आई थिंक ये शुरू से ही पता था। जब आप बहुत ही लगन से रोज आप तैयारी करते हैं तो आई थिंक आपको पता होता है कि हाँ आपका हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था एग्जाम का रिजल्ट देखते हुए या कुछ कुछ भी करते हुए। मुझे पता था कि मेरा होना ही है। तो कॉन्फिडेंस तो हो तो इस लेवल का हो। कॉन्फिडेंस था। यस। या कॉन्फिडेंस था पूरा। कुछ भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं थी। मैं आराम से अपना खाना खा रही थी, अपना रिजल्ट देख रही थी। होना ही है, पता ही था, कोई नहीं रोक सकता है। वो वैसे वाली फीलिंग थी। यस। तो हम इस तो कॉन्फिडेंस का क्या राज है उसके बारे में भी बात करेंगे कि कोई स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंस कब आता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा वानी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। आप कहाँ से हो, आपके एजुकेशन में आपने क्या किया है और कौन सा अटेम्प्ट था आपका। तो ये थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को जरूर बताएं। तो मेरा नाम वानिश्री शेखावत है। मैं बेसिकली हनुमानगढ़ से हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान में ही है। और मेरी सारी स्टडीज जयपुर में ही हुई है। तो जी। मैंने मेरी ग्रेजुएशन करी। मैं बेसिकली एक साइंस की सब स्टूडेंट हूँ। तो मेरी ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था क्लिनिकल डायटेटिक्स, जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फिर मैंने मेरा डायटेटिक्स परस्यू किया। मास्टर्स किया मैंने फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में मैं हमेशा से डाइटिशियन वाली फील्ड में ही जानना चाहती थी। मैंने मेरी इंटर्नशिप भी परस्यू करी एम्स जोधपुर से। देयर बाय मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। और मेरे मन में था कि मुझे प्रोफेसर या टीचर वाली लाइन में जाना है। जी। तो मैंने शिफ्ट करा वहां से। मैंने मिड में छोड़ा था। आई थिंक सबने मुझे कहा था कि एम्स जैसी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ रहे हो। मैंने वहां का भी जो डाइटिशियन का जो एग्जाम होता है वो भी जी। मैंने क्लियर कर लिया था। तो एक तरीके से गवर्नमेंट सर्विस को छोड़कर मैं आई थी, बिकॉज मुझे उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी। तो वो मैं छोड़कर आई। सबने कहा कि नहीं होगा। और एक ही महीने का टाइम था जून अटेम्प्ट के लिए। जी। तो आई थिंक वो चीज़ मन में थी कि सबको दिखाना है कि नहीं मैं सही कर रही हूँ। जी। और मेरी फैमिली में सब इतने ज़्यादा नहीं हैं स्टडीज़ को लेके और इस तरीके से, तो उन्हें समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उनको सिर्फ रिजल्ट से ही हम दिखा सकते हैं। जी। तो वो जून में जब नेट हुआ तो देवर शॉक की बच्चों का तो बहुत अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा, एक महीने में कैसे पढ़ा। आपका तो फर्स्ट बस अटेम्प्ट में उस ही नेट हो गया था? हाँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। जी। और वैसे देखा जाए तो यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट हाँ अगर मुझे काउंट करे तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली आपका जेआरएफ हुआ, और टेक्निकली देखे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जेआरएफ हुआ फर्स्ट है। अटेम्प्ट ही अगर था। मेहनत की जी जी। बात करें तो प्रॉपर आपने इसी टाइम पे हाँ, किया। इसी टाइम पे की थी। जी। तो आप क्या मानते हो कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितने मंथ की प्रिपरेशन है वो चाहिए, अगर आप डेडिकेटेड रूप से तैयारी करते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो तो? अगर आपको बिना स्ट्रेस लिए ढंग से पढ़ना है, कि बस मैं अपने अच्छे से पढ़ाई करूं, पीवाईक्यूज करूं, तो जी। आपको आराम से 4 to 5 मंथ्स चाहिए। 4 से 5 मैंने महीने में फोर आप तैयार कर हाँ, सकते हो। मैंने 4 to 5 मंथ्स नहीं करी थी। मैंने 3 मंथ्स लगभग करी थी, पर मैंने 3 मंथ्स में इतनी करी थी कि जो 4-5 मंथ्स में करते हैं। तो तो आप बेटर यही रहता है कि आप 4 to 5 मंथ्स में करो। जी, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे जेआरएफ के लिए? कितने घंटे पढ़ाई आपने की है लास्ट में? 3 मंथ की बात करूं तो एग्जाम से पहले। हाँ, एग्जाम से पहले 8 to 9 आवर्स डेली। ग्रेट। इसलिए क्योंकि होम साइंस मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था।
ओके। ये और दिक्कत है हम जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट्स वालों के लिए, क्योंकि हमने कभी 10th 12th में और ग्रेजुएशन में होम साइंस कभी नहीं पढ़ा है। तो केवल 2 यूनिट्स के अलावा 8 यूनिट्स हमने कभी लाइफ में देखी भी नहीं थी। जी। उनको पढ़ने के लिए फिर 8 to 9 आवर्स डेली पढ़ना पड़ा था। तो वानी, मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर वन के लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की, क्या आपके सोर्सेस थे और क्या स्ट्रेटेजी थी पेपर वन को लेकर आपकी, अगर नेट पेपर वन की हम बात करते हैं तो। मैं भी सर बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही थी कि जिसे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वही जब मेरे 30 डेज चल रहे थे जो जून अटेम्प्ट के लिए, तब मैंने आपकी मैराथन देखी थी। जी। और इससे पहले मैंने एक कोचिंग जरूर ज्वाइन करी थी, जो कि वही फेमस जो रहती है, जो नाम आगे आते रहते हैं। हम्म। बट सर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना है। फिर सर अचानक से आप प्रकट हुए और आपकी मैराथन आई, जी। और तब देख के लगा कि हाँ, ये है सही रूट, हमें इस पे जाना है, इधर से ही पढ़ना है। तो वहां से फिर स्टार्ट हुआ कि जहाँ पे शिव सर पढ़ाएंगे वहां हम जाएंगे, ग्रेट। थैंक यू ऐसे करके। इस ट्रस्ट के लिए। और मैं ये जानना चाहूंगा कि दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी पेपर वन के लिए। पेपर वन के लिए अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि मैथ्स और डीआई पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। जी। ऊपर से मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, मैथ्स तो वैसे भी नहीं आती थी। जी। तो वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके अलावा यही स्ट्रैटेजी है कि जो सर पढ़ा दें वो आप रोज का पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसी दिन रिवाइज कर लीजिए। जी। जिस दिन पहले दिन का रिवाइज करा तो सेकंड डे जब खोला है तो पहले दिन का रिवाइज करके दूसरे दिन का पढ़ना है। ग्रेट। जब ऐसे पढ़ने लगे तो 1-2 महीने में समझ आ गया कि अच्छा ये पूरा मैटर है, सब चीजें लिंक कैसे होएगी। जी। और उसके बाद में अपना पीवाईक्यूज करते गए। हाँ, पीवाईक्यूज की बात आई है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं, अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो पीवाईक्यू को लेकर आपकी क्या राय है कि कितने साल के पीवाईक्यू करने चाहिए, पीवाईक्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या आपका व्यू है। पीवाईक्यूज, हाँ, जब पूरा पूरा आई थिंक है ही ध्यान पीवाईक्यूज पे ही आपको रखना चाहिए, पेपर वन के लिए स्पेशली, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि हर एक छोटी सी टॉपिक भी आपको करवा सकता है, वो चीजें आप पीवाईक्यू से ही पढ़ सकते हो। राइट। मैंने अलग अलग जितनी भी बुक्स आती है, मैंने 3000 पीवाईक्यूज करके गई थी पेपर वन के, ग्रेट। कि कहाँ से नहीं फंसेगा। और पिछले 10 साल के करके चली गई थी मैं, बुक्स में पिछले 10 साल के थे, तो 3000 मुझे याद है। उसके ऊपर तो न जाने कितने होंगे जो कि हम वो मैराथन क्लासेस में करते हैं, टेस्ट देते हैं उनमें करते हैं, उनका हटा के 3000 पीवाईक्यूज करके गए थे। सब कुछ आता है पीवाईक्यूज में से ही, सब कुछ आता है। और तो नहीं तो आपको आइडिया हो जाता बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, कहाँ से आया। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। है। और जब हाँ। स्टूडेंट 3000 पीवाईक्यू केवल पेपर वन के लिए करके जाता है तो वो अपने आप ही आश्वस्त होता है कि मेरा तो होगा। तो यहाँ हम्म। से आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस कभी भी भावनात्मक रूप से नहीं आता है, कभी भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से। और आपकी मेहनत बोलती है, जो आपके सामने है वानी, हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कैसे आप पेपर वन के 3000 क्वेश्चन करके जाओ और जीआरएफ मिलेगा आपको, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको। ग्रेट। आपने कोई बुक भी कॉन्फिडेंस पढ़ी। आता जी। है। जी। जी। जी प्लीज आप बताइए। मैं हाँ हाँ, बताइए। बता जी। कॉन्फिडेंस ऐसे आता रहता है सर, हर शिफ्ट का जब पीवाईक्यू करते हैं जी। तो कभी आपके 20 क्वेश्चन सही होते हैं, कभी आपके 15 सही होते हैं। हम्म। फिर जब लास्ट में आते आते जब 30 से प्लस सही होने लग जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है सर कि यहाँ हो रहा है तो वहां भी हो जाएंगे ऐसे। ग्रेट। आपने कोई बुक भी पढ़ी थी पेपर वन के लिए, नो, सिर्फ कोई बुक ऑनलाइन नहीं। रिसोर्सेज के माध्यम केवल से। जो आपने, सिमरन मैम और ने सबने पढ़ाया था, जी। बस वही पढ़ा था, वही नोट्स पढ़े थे। आई थिंक सिर्फ एक ही बारी मैंने कमेंट करा होगा लाइव क्लास में, वो जी। सिमरन मैम की क्लास में क्या था कि मैम आपके नोट्स और पीवाईक्यू पढ़ लूँ तो हो जाएगा क्या। मैम कहते मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद में मैंने बस और कुछ नहीं पढ़ा। जी। तो चलो, भगवान ने हमारी भी थोड़ी लाज रखी कि जो ट्रस्ट आपने किया एंड वो फाइनली फुलफिल हुआ। या ग्रेट। उसके बाद में मैं वानी ये जानना चाहूंगा कि पेपर टू आपका होम साइंस है तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो होम साइंस एग्जाम देते हैं। तो आप क्या उनको राय देना चाहोगे, फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या आप टिप्स देना चाहोगे।
एक तो सर होम साइंस सब्जेक्ट का ही सबसे पहले बहुत ज्यादा टैबू है कि ये कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को होता नहीं है। यस, ऐसा नहीं बिल्कुल है। है। हम लोगों ने इसमें खाना मास्टर्स वाना करी बनाना है। होता है और वो सारी ऐसा चीजें होती है। कुछ भी नहीं है। एक तो जो भी पढ़ रहे हैं वो इस सब्जेक्ट को लेके डाउन फील नहीं करे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ने जाओ तो। और ज्यादातर स्टूडेंट्स फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के ही हैं। तो उनके लिए बाकी 8 यूनिट्स पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। बट काफी थ्योरेटिकल और अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। आप अपना पढ़ो। आप उसके लिए एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। 11th 12th की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। बहुत है, इसके अलावा कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। मटेरियल हमें मिल जाता है, आप बस उसको याद करते जाइए। आई थिंक पेपर 2 मेजरली वर्क करता है आपने कितना याद किया है। आपको नोट्स से लाइनें तक याद हो जानी चाहिए। अगर आपको इतना याद है तो आराम से हो जाता है। मेरे 80 क्वेश्चन सही थे वो। मैंने कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ा था। केवल एनसीईआरटीज थोड़ी बहुत देखी थी क्या क्या आता है। कुछ छूटे नहीं। बाकी बस अपने नोट्स पढ़े थे और बस। तो आपके पेपर 2 में 80 क्वेश्चन सही थे, तो टोटल आपका स्कोर कितना था वानी, मतलब आउट ऑफ 300 कितने मार्क्स आपके आए? मेरे 216। ओके, 216 नंबर। बहुत ही अच्छा जी। नंबर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हम पेपर देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी तो करके जाते हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, जिसको हम एग्जाम हॉल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वो कैसे करें हम, जिससे कि हमारा जो स्कोर थोड़ा और बढ़े और हम पैनिक ना करें एग्जाम में, और जो हम तैयारी करके गए हैं उसको ठीक से हम वहां पे प्रेजेंट कर पाए। मैनेजमेंट सर। एग्जाम और मैनेजमेंट एक तो वो भी है कि हमें 1 घंटे पहले आके बिठा देते हैं। हम वैसे ही बोर हो जाते हैं जी। कि पहले हम इतना वेट करें और देन जाके हमारी क्लासेस स्टार्ट वो एग्जाम हमारा स्टार्ट हो। बट एग्जाम और मैनेजमेंट यही है उस टाइम पे कि अपने उस टाइम पे आप याद करते रहे। थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, मैंने भी किया था, उससे आप थोड़ा शांत फील करेंगे। और आप जो है पहले पेपर 2 कर लीजिए। पेपर 2 अगर आप पहले कर लेते हैं और फिर आपके पास में 1 घंटा बच जाता है, 1 डेढ़ घंटा बच जाता है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अब मैं अपना पेपर 1 आराम से कर लूंगा, मेरी मैथ्स के क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। तो ये हमारा रहता है। तो आपने पहले पेपर 2 अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद में पेपर 1? पेपर 1 अटेम्प्ट किया था। तो आप, ये आपकी जो प्रिपरेशन वाली जर्नी रही है, इसमें बहुत स्मूथ रही या कुछ दिक्कतें आई? कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हम इतनी लंबी तैयारी करते हैं। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ था, या ये जो कॉन्फिडेंस अभी है ये शुरू से ही बरकरार था? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो मेजर शिफ्ट ही प्रोफेशन ही शिफ्ट हो जाना था। जी। ऊपर से फिर वो समझाना कि मैं क्यों जा रही हूँ इसमें, ये सही डिसीजन है। क्योंकि बीन सब यही बोलते हैं ना, जेरफ होने के बाद में नौकरी थोड़ी लग जाएगी, क्या करोगे जेरफ करके, ऐसे वाला। जी। तो वो समझाना। और उसके बाद में सर मैंने, हम लोग क्योंकि कॉलेज टाइम पे हम सबने वही पढ़ाई करी है जो 2 3 दिन पहले पढ़ते हैं। दो हम्म। तीन दिन पहले चालू हो गए पढ़ना, बस वही पढ़ लिया रट्टा मार के फटा। ऐसे ही सब हम लोग भी पढ़े हैं। तो पर रोज बैठ के पढ़ना, 8 9 घंटे पढ़ना, वो बहुत डिफिकल्ट फेज आता है। शाम तक आते आते आपको लगता है आपका दिमाग फोग हो गया है। हम्म। आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता था कि अगर मैंने किसी से बात करी तो मैं मेरे फैक्ट्स भूल जाऊंगी। जी। तो बात नहीं कर सकते हो आप। और फिर रोज अकेले बैठ के पढ़ना वो बहुत डिफिकल्ट पड़ता ही है। बस मोटिवेट आपको वही करता है कि जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो, आपके नंबर आ रहे होते हैं, तो आपकी इनसाइड फीलिंग आ जाए नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़े टाइम की बात है, हो जाएगा। बाकी बोर्डम लगे तो अब आजकल बहुत ईजी है कि आप कोई क्लासेस देख लो। बजाय आप अगर कोई सीरीज वगैरह देखो, इससे अच्छा आप कोई क्लासेस देख लो, तो आपका थोड़ा बॉर्डम शिफ्ट भी हो जाता है, आपको नॉलेज भी हो जाती है। तो यही सब रहता है। मोटिवेशन पहले कभी नहीं रहता है, टाइम के साथ ही आता है। आप फ्यूचर एस्पिरेंट को कुछ एडवाइस देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस से, कि वो ये गलती ना करें? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एक एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए इस प्रिपरेशन के एक तो दौरान? सबसे मेन गलती कि जब फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद में हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ये तो सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करनी है। जी। आप शुरू से ही पढ़ाई कर लोगे तो लास्ट में जाके आपको बिल्कुल भी वो नहीं फील होगा कि अरे अब कैसे होगा मेरा, अब तो इतना ही बचा है, अब अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। नहीं, आप उस अटेम्प्ट में भी कर ही सकते हो। जी। तो शुरू से पढ़ लो, वो बहुत अच्छा है।
और टीचर्स पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि हमारे पास इतना सारे सोर्सेज़ हैं, हर बच्चा हर कहीं जाना चाहता है, हर क्लासेस में वो मिल जाते हैं, वो बिल्कुल। हमें नहीं करना है। आप अपने ट्रस्ट के टीचर्स पकड़ो, उन पे ट्रस्ट करो, उनकी क्लासेस देखो, जो वो पढ़ा दें वो पढ़ लो, पीवाईक्यूज़ लगा लो, बस दैट्स इट। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही पड़ता है, वो पीवाईक्यू से आती है बहुत सारी चीज़ें, बट वो बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं। आई थिंक वो टीचर्स को पढ़ाने की कोई नीड नहीं होती है, वो खुद बेसिक अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक्स होते हैं, वो आप अपने पढ़ लीजिए एंड कोई नहीं रोक पाएगा, फिर आराम से हो जाएगा। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किन लोगों को धन्यवाद देना चाहोगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाएगा जो आपसे जुड़े हुए होंगे, तो किन किन को आप थैंक यू बोलना चाहोगे इस जेआरएफ की सक्सेस के लिए? आई थिंक मेरा स्टार्ट तो आप ही से हुआ था, मैंने पहले भी बताया था, आपकी मैराथन से स्टार्ट हुआ था, तो थैंक्स टू यू थैंक एंड सिमरन मैम, बाकी लोग। जिस टाइम पे आप अपनी यूनिवर्सिटी थे, मैं वहाँ थी, वो टीचर्स, तो हमारे लिए तो सब टीचर्स एक जैसे ही यू। हैं, यस सर, जिन्होंने हमें डेफिनेटली। पढ़ाया, हम सबको थैंक यू बोलते हैं। वो नहीं होते तो हमें पता भी नहीं होता हमें पढ़ना क्या है। ग्रेट। तो आप सभी को है बहुत ज़्यादा थैंक यू। और बाकी तो अपनी मदर को हम बोलते हैं, क्योंकि वो रोज हमें मोटिवेट करते हैं मोटिवेट कि करती है, पढ़ो राइट। पढ़ो, बस दैट्स इट। आई थिंक टीचर्स के अलावा उस टाइम पे आपको साथ देने के लिए कोई नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे होते, फिर अचानक से टीचर की वीडियो आती है, अरे डरो मत बच्चों, हो जाएगा, तो फिर आप थोड़ा लाइट फील करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। तो मेन है टीचर्स। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वंस अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम जल्दी ही एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे बात करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। या और श्योर। मैं आपको पूरे विजन जेआरएफ टीम की तरफ से इनवाइट भी करता हूँ कि 14 फेब को हम हमारा फंक्शन रख रहे हैं रिजल्ट हम्म। सेलिब्रेशन का। तो आप आओगे तो शायद हमें और भी अच्छा लगेगा। और बहुत सारे या स्टूडेंट हैं जो आपसे मोटिवेट होंगे इस प्रिपरेशन के लिए, तो आप जरूर पधारो विद योर फैमिली। आप पधारे हमारे। या थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। है ना, ओ बेस्ट। थैंक यू।